प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से की मन की बात और गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले युवाओं को राजनीति में लाने की अपील का किया जिक्र। युवाओं में दिखे उत्साह पर जताया हर्ष। केंद्रीय कर्मचारियों की यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मिली कैबिनेट की मंजूरी। लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को होगा लाभ। कर्मचारियों ने फैसले पर पीएम का जताया आभार। करनाल में आयोजित भाजपा की जन आशीर्वाद रैली में मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस अपने कार्यालय का दे हिसाब, भाजपा सरकार की योजनाएं गिनवाई। और विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सभाओं और रैलियों ने पकड़ा जोर। मुख्यमंत्री ने करनाल में जन आशीर्वाद रैली को किया संबोधित। जजपा ने फरीदाबाद में की चुनावी जनसभा। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 113वीं कड़ी थी। इस दौरान पीएम ने कहा, आज एक बार फिर बात होगी देश की उपलब्धियों, देश के लोगों के सामूहिक प्रयासों की। 21वीं सदी के भारत में कितना ही कुछ ऐसा हो रहा है जो विकसित भारत की नींव मजबूत कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर बात की। इस क्रम में पीएम ने गैलेक्सी आई स्टार्टअप खड़ा करने वाले आईआईटी मद्रास के विद्यार्थियों से भी चर्चा की। इसके अलावा पीएम ने एक बार फिर युवाओं से राजनीति से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत में कई ऐसे युवा हैं जिन्हें राजनीति में दिलचस्पी है, लेकिन व्यवस्था प्रणाली के कारण राजनीति में आ नहीं पाते। पीएम ने कहा कि उनकी अपील पर उन्हें युवाओं की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। प्यारे देशवासियों, इस साल मैंने लाल किले से बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले 1 लाख युवाओं को पॉलिटिकल सिस्टम से जोड़ने का आह्वान किया है। मेरी इस बात पर जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई है। इससे पता चलता है कि कितनी बड़ी संख्या में हमारे युवा राजनीति में आने को तैयार बैठे हैं। बस उन्हें सही मौके और सही मार्गदर्शन की तलाश है। इस विषय पर मुझे देश भर के युवाओं के पत्र भी मिले हैं। सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। लोगों ने मुझे कई तरह के सुझाव भी भेजे हैं। कार्यक्रम में फिट इंडिया अभियान के साथ साथ पोषण अभियान का भी जिक्र कर लोगों से जुड़ने की अपील की है। पीएम ने कहा कि फिटनेस हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बच्चों की सेहत देश की प्राथमिकता है। पीएम ने पोषण के साथ पढ़ाई अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि इसे हाल ही में नई शिक्षा नीति से जोड़ा गया है। इससे बच्चों के संतुलित विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसी के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 1 से 30 सितंबर तक पोषण माह मनाया जाता है। स्वस्थ रहने के लिए आज हर आयु, हर वर्ग के लोग योग को अपना रहे हैं। लोग अपनी थाली में अब सुपर फूड मिलेट्स यानी श्री अन्न को जगह देने लगे हैं। और बच्चों की अच्छी सेहत के लिए जरूरी है कि उन्हें सही पोषण मिलता रहे। बच्चों का न्यूट्रिशन देश की प्राथमिकता है। वैसे तो उनके पोषण पर पूरे साल हमारा ध्यान रहता है, लेकिन 1 महीना देश इस पर विशेष फोकस करता है। इसके लिए हर साल 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच पोषण माह मनाया जाता है। मन की बात में पीएम ने हर घर तिरंगा अभियान, चंद्रयान 3 की पहली वर्षगांठ के अलावा रक्षाबंधन, अरुणाचल में 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का भी जिक्र किया। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में आज प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए लोगों में काफी उत्साह दिखा। चंडीगढ़ के त्रिशक्ति मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद दूरदर्शन से अपने विचार साझा किए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री लोगों के मन की बात को समझते हैं और उन पर हर महीने चर्चा करते हैं। उनकी बातों से हमें नई ऊर्जा और उत्साह मिलता है। मोदी जी ने जो आज अलग अलग प्रांतों के कल्चर के बारे में बताया वो बहुत अच्छा लगा है। मन की बात का जो इम्पैक्ट है
तो इतना है कि सभी देशवासी, चाहे बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, सब बड़े ध्यान से सुनते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं कि 11 बजे और हम मोदी जी का प्रोग्राम सुने। आज मोदी जी का जो हमने प्रोग्राम सुना है वो बड़ा अच्छा लगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर बहुत से ऐसे रोज़गार पैदा हो रहे हैं गांव में, देहात में, ताकि लोगों को रोज़गार मिल रहा है। और ये इंडस्ट्री जो है, जैसे लोन के बारे में कहा था 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया, उससे लाखों लोगों को गांव के और देहात के अंदर बहुत फायदा हो रहा है। मन की बात करके लोगों को आप प्रोत्साहन करते हैं। अंतरिक्ष यान के बीच में जो भी हमारे यहाँ से गए हुए हैं उनके बारे में उन्होंने आज इतना हौसला अफजाई करी है उन लोगों के, जो लोग यहाँ से गए हैं। कभी भी किसी भी बात से घबराना नहीं, डरना नहीं, उनको हौसला देकर उनको प्रोत्साहित किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने आज पंचकुला के बरवाला मंडल के गांव बिला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री ने बताया कि यह कार्यक्रम लोगों को प्रेरणा और नई ऊर्जा प्रदान करता है। उन्होंने कल कैबिनेट की बैठक के दौरान यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू किए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा को आगामी विधानसभा चुनाव में जम्मू एवं कश्मीर तथा हरियाणा में प्रचंड बहुमत मिलेगा। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री जतिन प्रसाद ने सेक्टर 20 स्थित आशियाना कॉलोनी में अनुसूचित जाति समाज के कार्यकर्ता गोमती प्रसाद के निवास स्थान पर भी गए। निर्णायक कदम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने कल निर्णय लिया है। यूपीएस जो आपकी पेंशन स्कीम है, में जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, जो रीढ़ है देश की, उनके लिए, उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए, उनके आगे के भविष्य के लिए एक बहुत सकारात्मक कदम हुआ है। और मैं इसमें बधाई और धन्यवाद दूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जिन्होंने ये कदम उठा के लाखों लोगों के जीवन को सुधारने का, सुरक्षा का, आर्थिक सुरक्षा का इंतजाम किया। बिल्कुल चुनाव आएगा, आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से विजय होगी दोनों राज्यों में। हरियाणा के परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने आज बूथ चलो कार्यक्रम के तहत वाल्मीकि बस्ती का दौरा किया और बूथ नंबर 163 पर कार्यकर्ताओं व लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस मौके पर परिवहन राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह मन की बात कार्यक्रम बड़ा प्रेरणादायक होता है। इससे देश के कोने कोने से प्रतिभाओं को खोजकर उनके बारे में बताया जाता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने जा रही है। भाजपा जबरदस्त तैयारी के साथ चुनाव में उतरी है। बड़ा इंस्पिरेशनल, जो बड़ा प्रेरणा इन सब मन की बातों से, क्योंकि एक नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन आंदोलन शुरू किया है। और आज हर भारत के कोने कोने से हमारी छुपी हुई प्रतिभाएं, वो किसी भी गांव के छोटे हिस्से में रहती हैं या कहीं रिमोट एरिया में रहती हैं, उनको भी खोज के लाना, उनके बारे में लोगों को बताना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी, मैं कहता हूँ, एक सफलता है। और आज हम सब लोगों ने मिलकर मन की बात का कार्यक्रम इस बूथ के ऊपर सुना। चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे हरियाणा में बहुत जबरदस्त तैयारी में है। तीसरी बार नायब जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है और अम्बाला के अंदर भी कमल खिलेगा। हथीन में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष रविंदर सहरावत के आवास पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुना गया। इस अवसर पर प्रदेश संगठन महामंत्री फणेंद्र नाथ शर्मा, विस्तारक ऋषि उपाध्याय और पलवल जिलाध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया भी मौजूद रहे। इस मौके पर तेवतिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मन की बात कार्यक्रम में ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनसे देश में बदलाव लाया जा सकता है। यह कार्यक्रम लोगों में नई सोच और प्रेरणा का संचार करता है। सभी कार्यकर्ता अपने मन की बात को सुन रहे हैं। इस मन की बात जो माननीय प्रधानमंत्री जी सुनाते हैं, ये कि वो अपनी तरफ से कोई ऐसा संदेश लोगों को जागरूक करने के लिए कहते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर इतनी प्रतिभाशाली लोग हैं कि जो देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। तो उन चीजों को लोगों को बताने का कार्य करते हैं कि जिससे हमारा युवा पीढ़ी आगे बढ़े और उन लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनके बारे में ऊपर तक बातें नहीं पहुंच पाती।
इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष रविंद्र सहरावत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। उनका संदेश सुनकर गर्व की अनुभूति होती है। युवाओं का हौसला बुलंद होता है और नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। नरेंद्र मोदी जी का हमारे जो भारत को एक अलग ऊंचाइयों पर ले जाने का सपना है, वो मन की बात के थ्रू जो भी हम सबको जो संदेश देते हैं उस सबसे भी हम सबको एक अभिव्यक्ति की प्राप्ति होती है और हम सब लोगों का जो हौसला है वो बुलंद होता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ। हम लोग सेल्फ डिपेंड कैसे हो सकते हैं, उसके लिए उन्होंने अपने जो विचार थे वो आप सबके बीच में रखे। हम लोगों ने उसको ध्यानपूर्वक भी सुना, तो कहीं ना कहीं इन विचारों से हम लोग भी इस बात की तरफ अग्रसर होते हैं कि हम लोग खुद भी और हम अपने पूरे समाज को सेल्फ डिपेंड कैसे बना सकते हैं। मोदी सरकार ने लाखों सरकारी कर्मचारियों को त्योहार शुरू होने से पहले बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए एकीकृत पेंशन योजना यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 3 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे अहम फैसला सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर लिया है। यूपीएस का लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। एश्योर्ड पेंशन यानी अंतिम वेतन का लगभग 50% होगी और 10 साल की सेवा देने वाले कर्मचारियों को कम से कम 10,000 रुपए की पेंशन जरूर मिलेगी। सरकार का बजट है उसको समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, सबके साथ कंसल्टेशंस हुए और इस कंसल्टेशन के बाद में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस स्कीम को राज्य सरकारें भी अपना सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो यूपीएससी के लाभार्थियों की संख्या 23 लाख से बढ़कर 90 लाख हो जाएगी। लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉइज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। प्लस राज्य सरकारें अगर इसी फ्रेमवर्क को, इसी आर्किटेक्चर को यूज करना चाहे तो राज्य सरकारें भी इस आर्किटेक्चर को यूज कर सकती है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस से बेहतर है। इसके तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नौकरी के अंतिम वर्ष के 12 माह के मूल वेतन के औसत का 50% रिटायरमेंट के बाद प्रतिमाह पेंशन के रूप में मिलेगा। यूपीएस में केंद्र सरकार का अंशदान 18.5% होगा। यूपीएस के तहत कर्मचारी की मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन का फायदा भी मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने के फैसले का जींद जिला के केंद्रीय कर्मचारियों ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से इसके लिए प्रयासरत थे, उन्हें पेंशन योजना का लाभ मिले। केंद्र सरकार ने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनके पक्ष में बेहतर पहल की है, जिसका वे स्वागत करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पीएम ने लाखों कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करते हुए यह सराहनीय कदम उठाया, जिसके लिए वे उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने कर्मचारी की पीड़ा को समझा और एनपीएस की बजाय यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाने का जो प्रोविज़न रखा है वो बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा है। ये कर्मचारी के हित में है, क्योंकि एनपीएस में कोई भी गारंटी नहीं थी कि उसको क्या पेंशन मिलेगी, जबकि इसमें क्लियर कट बताया गया कि 50% लास्ट बेसिक का पेंशन के रूप में मिलेगा और जो महंगाई राहत है वो टाइमली मिलती रहेगी। इससे कर्मचारियों में काफ़ी खुशी का माहौल है। ये पाने के लिए हमने काफ़ी प्रयत्न किया है। इसमें रेल कर्मचारी काफ़ी उत्साह में है और हमारे एनआरएम सभी शाखा सचिवों को, शाखा प्रधानों को और हमारे जो दिल्ली केंद्र में मेन मुहिम है उन सभी को धन्यवाद देते हैं। और ये रेल कर्मियों के लिए बड़े उत्साह की बात है कि इनको 50% का जो स्कीम मिला, इससे संतोषजनक है। जो हमारी लड़ाई थी वो आगे भी जारी रहेगी, लेकिन जहाँ तक हम रेल कर्मियों के हित की बात है वहाँ ये बात एक मानने योग्य है कि हमारी लड़ाई का कुछ रिजल्ट निकला और हम संतोषजनक हैं। श्री गोपाल मिश्रा जी और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने एनपीएस को
खराब मानते हुए यह एक नई संस्था का लाए, जैसे यूपीएस का कहा गया, नया नाम दिया गया। इससे कर्मचारी काफ़ी संख्या में खुश है और आगे हम ये प्रयास करेंगे कि हमें और भी अच्छी सुविधा मिलेगी। तो सबसे लास्ट में ये चाहते हैं कि हमें ओपीएस मिले, लेकिन इसके लिए हम प्रयास करते रहेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आज करनाल के असंध में आयोजित जन आशीर्वाद रैली में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि यह तो अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो 4 अक्टूबर के बाद देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अब तक जो घोषणाएं की हैं वे पत्थर पर लकीर हैं और कैबिनेट की बैठक में हमारी सरकार ने इन्हें धरातल पर उतारने का काम किया है। सैनी ने कांग्रेस पर झूठ और अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि हुड्डा को अपनी गलतियों का हिसाब देना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस को चुनौती दी कि वह भी अपना हिसाब जनता के सामने रखें। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर किसानों, युवाओं, बुजुर्गों और कर्मचारियों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके भ्रष्टाचार के कारण इन सभी वर्गों को अपने अधिकारों के लिए तरसना पड़ा है। मैंने हुड्डा साहब कांग्रेस से क्या क्वेश्चन पूछे थे, मैंने तो ये भी कहा है कि भाई रणदीप सुरजेवाला तय आकर के बटन खोल कर खड़े हो जा, तय ही बता दे, तन्ने तो मड़ाई खाई है हुड्डा के साथ उस सरकार के अंदर, तेरे को भी मालूम होगा कि भाई हमारी सरकार क्या क्या काम कर रही थी। मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, नौकरियां पर्ची खर्ची के ऊपर दी जाती थी, मैंने पूछा है कि युवाओं का क्या कसूर था, उसके ऊपर भी थोड़ा बताने का काम करें। मैंने ये भी पूछा, अरे हमारे हरियाणा प्रदेश के भोले भाले किसानों की जमीन दफा 4-6 लगा करके दिल्ली में बैठे हुए दामाद को खुश करने के लिए उसके सुपुर्द कर दिया जाता था, इसके ऊपर भी कुछ बोलने का काम कर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भिवानी जिले के लोहारू में पहुंचे। वे अनाज मंडी में आयोजित भाजपा की जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। उनके साथ वित्त मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। सीएम नायब सैनी मंच पर पहुंचे तो उनका पगड़ी बांधकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने घोषणाएं नहीं, जनता के हित में कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। HKRN के तहत लगे 1,20,000 कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित किया। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब पर उठाए सवाल पर कहा कि पहले कांग्रेस खुद दे हिसाब। हुड्डा साहब और कांग्रेस के लोगों पर ये देख करके अचरज होता है कि ये लोग हिसाब मांग रहे हैं। एक कहावत है कि दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। जिनके खुद के खाते खराब हैं, हमारे खाते लिए फिरते हैं। भाइयों, ये लोग जिन्होंने हरियाणा को लूटने का काम किया, जिन्होंने हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने गरीबों के घरों को जलाने का काम किया, भाइयों वो लोग आज हिसाब मांग रहे हैं। कमाल हो गया भाइयों, जिनके वही खाते खराब हैं वो लोग बापू बेटा हिसाब लिए घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलगांव महाराष्ट्र में लखपति दीदी कार्यक्रम में शिरकत की। केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाए जाने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल शुरू होने के बाद अब तक 11 लाख महिलाओं ने लखपति दीदी का मुकाम हासिल किया है। फिलहाल देश में 1 करोड़ से ज़्यादा लखपति दीदी हो चुकी हैं। योजना एक स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को सालाना 1 लाख रुपए कमाने का लक्ष्य देती है। कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर महिलाओं ने जहां प्रधानमंत्री की आरती उतारी, वहीं प्रधानमंत्री ने भी महिलाओं की आरती उतारी। देश के विभिन्न भागों से पहुंची लखपति दीदियों ने प्रधानमंत्री से बातचीत की, उनकी हर सफलता को जाना। लखपति दीदी सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने 11 लाख लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। साथ ही स्वयं सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड और लगभग 5,000 करोड़ का ऋण जारी किया। 2,500 करोड़ रुपए के कोष से 4.3 लाख स्वयं सहायता समूह को लाभ होगा। वहीं 5,000 करोड़ रुपए के बैंक ऋण से देश के 2.35 लाख स्वयं सहायता समूहों के 25 लाख से ज़्यादा सदस्यों को फायदा होगा।
लखपति दीदी के जरिए महिलाओं के स्किल को बढ़ाया जाता था। आर्थिक रूप से मजबूत होती महिलाएं रोजगार की दिशा में प्रेरित होती हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने दोहराया कि देश में महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार का अपराध अक्षम्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में मौजूद रहे। इस दौरान महिलाओं का जनसैलाब उमड़ा। बहनों बेटियों की कमाई बढ़ाने का अभियान है, इतना नहीं है, ये पूरे परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है। ये गांव के पूरे अर्थतंत्र को बदल रही है। यहां इस मैदान में मौजूद हर बहन बेटी अच्छी तरह जानती है कि जब वो कमाने लगती है तो कैसे उसका अधिकार बढ़ जाता है, घर परिवार में उसका सम्मान बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण पीढ़ियों को प्रभावित करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मौजूदा केंद्र सरकार काम कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक कदम उठाए हैं और ये सभी कदम आजादी के बाद 7 दशकों एक तराजू में एक पर भारी हैं और दूसरे तराजू में मोदी सरकार के 10 साल तराजू में रख लिए जाए। जितना काम मोदी सरकार ने देश की बहनों बेटियों के लिए किया है वो आजादी के बाद किसी सरकार ने नहीं किया है। साथियों, ये हमारी सरकार है जिसने तय किया कि गरीबों के जो घर सरकार बनाती है वो महिलाओं के नाम पर रजिस्टर हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव एवं राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज कैथल के किसान भवन में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, भाजपा में घबराहट मच रही है। इसलिए भाजपा सरकार किसी तरह चुनाव को कुछ दिन टालना चाहती है। उन्होंने जिले के अग्रवाल समुदाय के नेताओं की कांग्रेस में शामिल कराते हुए कहा कि इससे संगठन को मजबूती मिलेगी। कांग्रेस में आए सभी साथियों को पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। सुरजेवाला ने कहा कि यह चुनाव सत्ता परिवर्तन का ही नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन का भी चुनाव है। भाजपा व जजपा ने किसानों और आम जनता के साथ विश्वासघात किया है। सरकार ने 10 साल में बिना कोई काम किए 3.5 लाख करोड़ का कर्जा दिया है, जो अत्यंत चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि हम वादा करते हैं कि किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले 750 किसानों को शहीद का दर्जा और उनके परिवार को एक सदस्य को नौकरी भी दिलवाएंगे। हरियाणा के 3 करोड़ जनता का संकल्प भाजपा को उखाड़ फेंकने को लेकर और मजबूत होता जा रहा है। जैसे जैसे तिथि नजदीक आ रही है, भाजपा का कैंप में पैनिक फैल रहा है। जैसे जैसे तिथि नजदीक आती जा रही है, भाजपा को ये बात की समझ आ गई है कि वो ये याद रखिएगा, 1 अक्टूबर जब तक आएगी हरियाणा की जनता करेगी निर्णय। कांग्रेस के साथी हम कोई नहीं है। 10 साल में अगर उन्होंने कुछ किया होता तो आज ये उनकी नौबत ना आती। हमारा उनसे एक ही अनुरोध है, लेवल प्लेइंग फील्ड रहने दें, लोगों को अपने मन से वोट डालने दें, एजेंसियों और चुनाव आयोग पर प्रभाव डालने का। वहीं पार्टी में शामिल होने वाले लोगों ने कहा कि भाजपा सरकार ने व्यापारी वर्ग, किसान, मजदूर व गरीब पर कुठाराघात करने का काम किया है। इसके साथ ही राजीव गुप्ता को हरियाणा किसान कांग्रेस का प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किया गया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा।
जननायक जनता पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव को लेकर सभी हलकों में जन आशीर्वाद सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज एनआईटी फरीदाबाद विधानसभा के गोंची इलाके में आयोजित सभा में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में पहली सीट फरीदाबाद से जीतकर जीत की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा घबराहट की वजह से मतदान तिथि आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन इस बार वह 20 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए दुष्यंत ने कहा कि विधायक नीरज शर्मा ने कोई काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में हमने 27 युवाओं को चुनाव में उतारा था और इस बार वह पहले से ज्यादा युवाओं और महिलाओं को मौका देंगे। मानता हूं जो जोश और उत्साह लोगों का दिखा है, ये एक परिवर्तन की मजबूत नींव है। लोग युवा सरकार प्रदेश में चाहते हैं, युवाओं की ताकत बढ़ाना चाहते हैं और जैसे मेहनत कर 11 महीनों में 10 विधायक हमने जीते थे, अब तो पूर्ण तौर पर युवाओं का शासन प्रदेश में लाने का काम सारे युवा मिलकर करेंगे। तो बीजेपी की घबराहट है कि वो चुनाव की तारीख बदला रहे। आज ये हालत है कि भारतीय जनता पार्टी 20 विधानसभाओं को भी नहीं जीत पाएगी और ये घबराहट का नतीजा है कि वो चुनाव को एक्सटेंड करने की बात। हम तो ये मानते हैं 90 लड़ेंगे और पूर्ण सरकार प्रदेश में बनाएंगे। विज्ञान के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले 8 प्रतिष्ठित भारतीय वैज्ञानिकों को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ओर से 6 सितंबर को गोयल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस सत्र में गोयल पुरस्कार समारोह में यूजीसी के अध्यक्ष डॉक्टर एम जगदीश कुमार मुख्य अतिथि होंगे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति एफ गोयल पुरस्कार आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि पूरी दुनिया में भारतीय वैज्ञानिकों की एक विशेष पहचान है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय देश का एकमात्र विश्वविद्यालय है जो देश में उल्लेखनीय योगदान के लिए उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को सम्मानित करता है। इस बार के समारोह में यूजीसी के अध्यक्ष डॉक्टर एम जगदीश कुमार मुख्य अतिथि होंगे। डॉक्टर सचदेवा ने बताया कि गोयल अवार्ड के तहत प्रत्येक वैज्ञानिक को 2 लाख रुपए व पदक, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा 45 वर्ष से कम उम्र के 4 युवा वैज्ञानिकों को 1 लाख रुपए देकर सम्मानित किया जाएगा। वहीं इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एम सोमनाथ को चंद्रयान और भारत स्पेस में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए अलग समारोह में गोयल शांति पुरस्कार दिया जाएगा। उसका फंक्शन हम शीघ्र ही करने जा रहे हैं। अभी मैं बताऊं तो 6 सितंबर को इसका जो तिथि और समय हमने निश्चित किया है। इसमें जो गोयल प्राइजेज हैं जिसके तहत हम एक 2 लाख की सम्मान राशि, गोल्ड मेडल, ये जो हमारे चुने हुए वैज्ञानिक रहते हैं उनको दिए जाते हैं। इस बार इसमें आईआईटी दिल्ली से डॉक्टर भीम सिंह हैं जिनको अप्लाइड साइंसेज के फील्ड में ये अवार्ड मिलने जा रहा है। डॉक्टर संतनु भट्टाचार्य हैं IISCR तिरुपति से केमिकल साइंसेज के फील्ड में। 45 साल से कम आयु वाले हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनको हम राजीव गोयल प्राइज के नाम से ये पुरस्कार देते हैं। तो इसके अंदर IISc बेंगलुरु के अप्लाइड साइंसेज के फील्ड से डॉक्टर सप्तऋषि बासु जी हैं और इसी तरह से JNCSR बेंगलुरु केमिकल साइंसेज के फील्ड से डॉक्टर सेबेस्टियन C पीटर, इनको ये अवार्ड मिलेगा। वित्त मंत्री जेपी दलाल ने आज भिवानी जिले के लोहारू में स्थित अपने निवास पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा खिलाड़ियों व किसानों के सहारे राजनीति की है। कांग्रेस अपने कार्यकाल में जनहित में कार्य नहीं कर पाई और अब भाजपा शासनकाल में हो रहे विकास कार्य कांग्रेस को रास नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट पूरे देश की बेटी है। ऐसे में वे हुड्डा से कहना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस को खिलाड़ियों से इतना ही प्रेम है तो किलोई से विनेश को निर्दलीय मैदान में उतारे, हम भी पार्टी से बात कर उसका समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि हुड्डा को किसानों से इतना ही प्रेम है तो जो किसान संघर्ष करते रहे हैं उनको भी पार्टी लाइन से हटकर चुनाव लड़ाएं, हम भी पार्टी से बात करके उनके समर्थन की बात करेंगे। वित्त मंत्री जेपी दलाल ने दावा किया कि इस बार भी भाजपा की सरकार निश्चित तौर पर बनेगी क्योंकि भाजपा ने आम जन के लिए जमीनी स्तर पर कार्य किए हैं। भाजपा की सरकार निश्चित तौर पर बनने जा रही है क्योंकि कांग्रेस में अंतर्कलह है, कांग्रेस में जूता पजारी है, कांग्रेस जो है एक दूसरे को हराने में लगी हुई है, गुटों में बटी हुई है
और सारे कांग्रेसी ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस के नेता अपने परिवारों को बढ़ावा दे रहे हैं, जनता के हित में काम नहीं कर रहे। विनेश फोगाट पूरे हरियाणा की बेटी है, देश की बेटी है, और मैं हुड्डा साहब को कहना चाहता हूं कि अगर इतना प्रेम है तो वो विनेश फोगाट को निर्दलीय तौर पर कलोई गढ़ी सांपला से उतारें, और हम भी अपनी पार्टी से बात करेंगे कि हम भी उसका समर्थन करें। और इसी तरह से जो खिलाड़ी है बबीता फोगाट, उसको भी एक हल्के से उतारें और इनको पार्टी लाइन से ऊपर रखें, इनको निर्दलीय तौर पर उतारें, सभी पार्टियां इनका समर्थन करें। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।